चलिए पहला क्वेश्चन है, एकदम फास्ट, आपका टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे। पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ, जल्दी से आंसर दीजिए, आपके आंसर से ही पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है। पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ, विद्युत धारा प्रवाह है किसका? आवेश का, सिर्फ आवेश का, इलेक्ट्रॉन का, आयन का, या सभी का? इन सभी का। जल्दी से जवाब दीजिए, किसका है? किसका है? फास्ट जवाब दीजिए, किसका है? तो इसका आंसर है ऑल, सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और लास्ट तक में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार इसको पूरा देख लीजिएगा, आपका पूरा चैप्टर एकदम रिवीजन हो जाएगा। तात्क्षणिक धारा परिभाषित होती है किससे? डीवी बाई डी से, डीक्यू बाई डी से, डीई बाई डी से, नन ऑफ दीज। किससे? तात्क्षणिक धारा किससे परिभाषित होती है? तो आंसर होगा डीक्यू बाई डी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ चार्ज पासेस थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द टाइम एज 2t स्क्वायर प्लस 3t, करेंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या दिया हुआ है देखिए, 2t, q इक्वल टू दिया हुआ है 2t स्क्वायर प्लस 3t, तो हम इसको कर देंगे dq बाय dt। एकदम 1 बाय 1, टॉपिक बाय टॉपिक रिवीजन होते जाएगा। तो 4t प्लस 3, और कितने सेकेंड पर बोला है? 2 सेकेंड। ये डिफरेंशिएशन किए हैं दोस्तों, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो 4 दूनी 8, 3 11, इसका आंसर होगा 11 एम्पियर। क्लियर है मेरे दोस्तों? सब कुछ क्लियर है? अब क्लियर है मेरे दोस्तों? यस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर f आवृत्ति से चक्कर लगा रहा है तो धारा का मान ज्ञात करें। धारा का मान ज्ञात करने बोलता है, यदि एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर f आवृत्ति से चक्कर लगा रहा है तो धारा का मान ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, फटाक से बता देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, समझिए ये इलेक्ट्रॉन हो गया, चक्कर लगा रहा है, v वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है, v वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है, रेडियस है कितना r, करेंट होगा चार्ज बटे टाइम। टाइम निकालने के लिए इसका दूरी एक चक्कर में होगा 2 पाई r, अभी ये हो जाएगा EV बाय 2 पाई r। अच्छा, 2 पाई r बाय v जो हुआ, ये हुआ दोस्तों टाइम पीरियड, इसका उल्टा हुआ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हुआ v बाय 2 पाई r, तो ये है फ्रीक्वेंसी, तो आंसर होगा EF। तो बहुत ही सॉलिड सा आंसर है EF, 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 EF। ठीक है, EF आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से n इलेक्ट्रॉन t समय में गुजरता है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इफ n be the number of conduction electron crossing a certain cross section in time t, then current I बराबर होता है चार्ज बटे टाइम। तो n इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, तो आपको पता है n इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता था Ne, तो Ne, ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, और उसको टाइम t से भाग दे दीजिए तो आंसर हो जाएगा Ne बाई टी। तो जल्दी से बताइए आप लोग, आंसर आ चुका है B। और हम आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं, मेरे क्वेश्चन के आंसर देने से पहले अगर आप दे रहे हैं तो आपकी सही तैयारी हो रही है और सही प्रैक्टिस, ये आपके 1 घंटे का उपयोग होगा। और मेरा विश्वास कीजिए, एक बार ये मेरा सेशन कर लीजिए और अगर आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सही हो जाता है, फिर इस चैप्टर के लिए आपको ऑब्जेक्टिव देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी। फिर आज के बाद ऑब्जेक्टिव देखिएगा ही नहीं इस चैप्टर का, कभी नहीं देखिएगा, आप परीक्षा में बना के आ जाइएगा, टेंशन नहीं लेने का। आवेश के मात्रक तथा धारा के मात्रक के बीच संबंध क्या है? एम्पियर बराबर कूलम सेकेंड, कूलम बराबर एम्पियर सेकेंड, कूलम बराबर सेकेंड बटे एम्पियर, नन ऑफ दीज। क्या है सोना बाबू, जल्दी बोलिए। I बराबर होता है Q बाई टी, Q हो गया कूलम, T हो गया सेकेंड, तो कूलम्ब पर सेकेंड। क्या हो गया सोना बाबू? कूलम्ब पर सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड। ठीक है, तो एम्पियर बराबर हो गया कूलम पर सेकेंड, तो कूलम बराबर हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। तो देखिए देखिए देखिए, कूलम बराबर एम्पियर सेकेंड, देखिए कूलम बराबर एम्पियर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि 2 एम्पियर धारा किसी अनुप्रस्थ काट से 2 सेकंड के लिए गुजरती हो तो कुल गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। बहुत अच्छा, बिहार बोर्ड इसी टाइप के क्वेश्चंस को पूछता है।
इवन बिहार बोर्ड इस टाइप के क्वेश्चन को शॉर्ट आंसर में भी पूछ सकता है। 2 एम्पियर धारा गुजर रही है कितना सेकेंड तक? 2 सेकेंड तक। 2 एम्पियर धारा गुजर रही है कितना सेकेंड तक? 2 सेकेंड तक। तो Q बराबर होता है I इंटू टी, यानी 4 कूलम, और हर एक कूलम में होता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। याद है ना, एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको गुना कीजिए, हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर 18 सॉरी, और इसको हम लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 टू द पावर 19। अब देख लीजिए जो ऑप्शन में है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 19। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि किसी पदार्थ में प्रचुर मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो और वह बहुत कम प्रतिरोध हो, उसमें बहुत कम प्रतिरोध हो, तो वो क्या कहलाएगा? इंसुलेटर कहलाएगा, इंडक्टर कहलाएगा, सेमीकंडक्टर कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा? मजाक चल रहा है ये, मजाक। आप भी कीजिए मजाक, जल्दी से आंसर दीजिए। यदि किसी पदार्थ में प्रचुर मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो और बहुत कम प्रतिरोध हो तो क्या होगा? क्या होगा? क्या कुचालक हो जाएगा क्या? नहीं, आंसर होगा चालक। अभी तक तो सारा क्वेश्चन आपको आसान लगा होगा। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज मेजर्ड इन। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मापा जाता है? जल्दी से आपको जवाब देना है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मापा जाता है? किसी विद्युत परिपथ में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मापा जाता है? किस चीज से? एम्पियर में, वोल्ट में, ओम में, वाट में? आंसर होगा वोल्ट में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी तक आसान क्वेश्चन है। एक स्टेट एम्पियर बराबर होता है, एक स्टेट एम्पियर किसके बराबर होता है? एक स्टेट एम्पियर किसके बराबर होता है? तो याद कीजिए, एक स्टेट कूलम्ब याद है किसके बराबर होता था? होता था 1.3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम्ब। याद आया? इसी से बना है, इसी में आप सेकेंड से भाग दे दीजिए, इसी में सेकेंड से भाग दे दीजिए, तो ये बन गया स्टेट एम्पियर और ये बन गया एम्पियर। बात समझ में आई मेरे दोस्तों? तो होगा 1/3 गुना 10 पर। आप लोग का आंसर सी आया है, चेक करें हम, सी आया है? यस यस आया है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए पढ़ाते पढ़ाते ना मेरा खुद का गला ऐसा हो गया ना, हमको अपना आवाज पसंद नहीं आता है, लगता है कि फटा हुआ बांस कहीं बज रहा है, आ आ ओ ओ। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन आवाज इसलिए स्टार्ट की कि अब अगला कहीं बैटरी खत्म ना हो जाए, मतलब बच्चा भी बोलेगा यार सारा परेशानी इसी आदमी को है, कभी तो नेट नहीं चलेगा, कभी इसका आवाज गायब हो जाएगा, तो बड़ा दिक्कत है। आ रहा है। चलिए, इलेक्ट्रोलाइट के विलयन में धारा के लिए आवेशवाहक होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के विलयन में धारा के लिए आवेशवाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन, नन ऑफ दीज। जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही डालिएगा पानी में नमक, NaCl, Na+Cl-, और धारा जब प्रवाहित होगा तो Na+ भी घूमेगा और Cl- भी भागेगा, दोनों भागेगा, तो इसमें होगा पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति होती है। यह क्वेश्चन मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर आप अलग अलग देखिए, हम जिस भी अभी पहले ही बता देते हैं, जो भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होंगे उसमें हम आपको जो बोलना होगा बता देंगे। ठीक है, बहुत जल्दी तो हम एक ऐसा सीरीज लेके आएंगे जिसमें सिर्फ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस ही होने वाले हैं। ठीक है, पहले बता देते हैं, आने वाला है बहुत जल्दी वो भी एक लेक्चर, उसमें भी गजब गजब क्वेश्चन रहेगा, सारा कंफ्यूजिंग। लेकिन जो भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा उसमें हमारा अपना सोच जो है हम आपको बता देंगे। बाकी आप क्वेश्चन बैंक अलग अलग बुक में उसका आंसर अलग अलग रहता है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति होती है। किसी में दे देगा एक समान, किसी में देगा एक बीमीय, किसी में देगा यादृच्छिक, किसी में देगा एक्सेलरेटेड, किसी में अपसरित, एकदम अलग अलग चलता है कहानी। ठीक है, हमारे हिसाब से चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति, देखिए अभी ये सब क्वेश्चन बोर्ड पूछा हुआ है, ये बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 या 23 का। ठीक है, अब बताते हैं इसमें क्या दिक्कत होता है, ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति, तो भैया ये चालक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो जिगजैग करते हैं, तो जिगजैग मोशन, एक समान तो मोशन हुआ नहीं, एक दिशा में भी नहीं हुआ, तो यादृच्छिक हुआ।
हाँ या ना? एक्सेलरेटेड इन वन डायरेक्शन, ना 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 ना। तो ये अगर ऑप्शन रहेगा तब तो ठीक है, लेकिन नहीं रहता है। सबसे दिक्कत है कि ये ऑप्शन ही नहीं रहता है, ये ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। तो हम तो अपने हिसाब से ऑप्शन ठीक करके दे दिए, ठीक है, ये ऑप्शन ही नहीं रहता है, कुछ से कुछ ऑप्शन रहता है, तो वो दिक्कत देता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग निर्भर करता है, थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग किस पे निर्भर करता है? ऊष्मीय वेग प्रेशर पर, टेम्परेचर पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, नन ऑफ दीज। जल्दी बताइए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग किस पर निर्भर करता है? ऊष्मीय वेग की बात चल, ठीक है, थर्मल वेलोसिटी। तो आंसर होगा क्या? टेम्परेचर। टेम्परेचर के कारण थर्मल वेलोसिटी बढ़ता है, हाँ या ना? नेक्स्ट, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग की कोटि क्या है? जल्दी बताइए, तो इसका आंसर बताइए तो कौन कौन फंसेगा? ए बी सी डी। जल्दी बताइए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग की कोटि क्या है? कोटि, कोटि मतलब होता है ऑर्डर, मतलब इसके आगे भी कुछ होगा, 1.2, 2.5, 7.6 कुछ, लेकिन 10 टू द पावर वाला जो है वो कितना होगा? ए बी सी डी। जल्दी, जितने भी बच्चों ने ये आंसर दिया, कितने बच्चों ने ये आंसर दिया? हाथ उठाओ, जल्दी हाथ उठाओ। यस सर, हाथ उठाओ, यस सर। उन सब का गलत है मेरे शेरों, उन सब का गलत है, ठीक है। आंसर होगा ए नंबर। बात समझ में आई? आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। अरे ये थर्मल वेलोसिटी बहुत हाई वेलोसिटी होता है, जिगजैग 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 करते रहता है। ये भी है, आगे आने वाला है, आ जाइए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग किस पर निर्भर करता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन। किस पे डिपेंड करता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड, नन ऑफ दीज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पर निर्भर करता है? प्रेशर, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड, नन ऑफ दीज। किस पर निर्भर करता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आंसर होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करता है किस पर सोना बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड पर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ठीक है। याद है ना फॉर्मूला? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है? VD बराबर ई बाय एम इंटू टॉ। याद है ना सोना बाबू? चलिए नेक्स्ट, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्रम में है, क्रम नहीं कोटि ही होगा। चलिए कोटि, इसकी कोटि बताइए, इसकी इसकी कोटि होगी 10 टू द पावर -5 से 10 टू द पावर -4 चलेगा, इसकी कोटि होगी, उसकी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चालक का तापमान बढ़ता है तो श्रांति काल। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। यदि चालक का तापमान बढ़ता है तो श्रांति काल इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन सेम, नन ऑफ दीज। यदि चालक का तापमान बढ़ता है तो श्रांति काल क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा, नन ऑफ दीज। तो तापमान बढ़ेगा तो तेजी से भागेगा इलेक्ट्रॉन, तेजी से भागेगा तो उसको कम समय लगेगा, यानी श्रांति काल घट जाएगा, डिक्रीजेस। क्लियर है सोना बाबू? नेक्स्ट, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। ये आंसर तो अभी हम दे दिए मजाक मजाक में। जल्दी आंसर दे दीजिए, अब 18 नंबर, फास्ट आंसर दीजिए, एकदम एकदम पता चलना चाहिए कि 1500 बच्चे लाइव हैं, पता चलना चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर लाइव आते हैं ना तो लाइक कर दिया कीजिए। अरे भाई पसंद नहीं करते हैं तो क्यों लाइव आते हैं? आते हैं तो लाइक कर देते हैं, इससे लगता है कि नहीं सच में, मतलब आप सच्चे वाले स्टूडेंट हैं। बहुत लोगों ने अपने इच्छा से लाइव किया, सॉरी लाइक किया, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बहुत तो पसंद करते ही होंगे ना? अरे हमको नहीं, वीडियो को पसंद करना, हमको थोड़ी पसंद करना। अब मेरा क्या उम्र है ये वाला, बताइए आप ही। चलिए आंसर एकदम सही है आप लोगों का, बी। थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुगमन वेग और तापमान के बीच संबंध क्या होगा? अनुगमन वेग और तापमान के बीच संबंध क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? अनुगमन वेग और तापमान के बीच, अब देखिए देखिए इधर VD बराबर था EE बाय M इंटू टाउ। टाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है T के, अभी तुरंत पढ़े थे, तो VD भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही ना हुआ मेरे सोना बाबू? जल्दी बोलो,
वी डी भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शन। पिक्चर का हे रुक जा रहा है बीच बीच में, क्यों? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध क्या होगा? I बराबर एन ई ए भी डी, और मेरे मुंह से निकल गया। I बराबर एन ई ए भी डी, आप लोग को भी याद होगा, सच सच बताइए, इतना तो याद जरूर करवा दिए होंगे। और बाद में कमेंट में सभी बच्चों को लिखना है उसका कितना परसेंट लगभग लगभग सही हुआ, नहीं तो बहुत पिटाई होगी। पहले बता देते हैं, कमेंट में लिखिएगा कितना, कमेंट में, चैट में नहीं, कमेंट। धारा प्रवाह के दौरान एक चालक द्वारा उत्पन्न की गई कुल बाधा को क्या कहा जाता है? द टोटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर ड्यूरिंग फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्या? क्या रेजिस्टिविटी कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे, कंडक्टिविटी कहेंगे कि कंडक्टेंस कहेंगे? क्वेश्चन आसान है लेकिन मिस्टेक इसमें भी हो सकता है। क्या है? धारा प्रवाह के दौरान एक चालक के द्वारा उत्पन्न की गई कुल बाधा को क्या कहते हैं? कुल बाधा। एक है बाधा उत्पन्न करने का गुण, एक है कुल बाधा। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। वेरी गुड। चलिए, रेजिस्टेंस। हो सकता है थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा अभी भी, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जियो और एयरटेल वाले ना चोर हैं, चोर। पैसा लेंगे पूरा, लेकिन आप भी देखते होंगे, आप कभी कभी आपके भी मोबाइल का नेटवर्क डाउन कर देता होगा, बात समझ रहे हैं, लेकिन एक दिन भी फ्री में देता है। फ्री का चस्का लगाया और उसके बाद कैसा मजा आया, देख रहे हैं ना। अपना करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों में शादी करता है, हम लोग को नाच नचाता है। ना बच्चा पढ़ पाता है, ना मास्टर पढ़ा पाता है, परंतु क्या कर सकते हैं, उसका हम कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। चालक का वह गुण जो आवेश के प्रवाह को बहने में मदद करता है, दिखेगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर व्हिच अलाउ टू फ्लो द चार्ज इज कॉल्ड। चालक का वह गुण जो आवेश के प्रवाह को बहने में मदद करता है, आवेश को प्रवाहित होने में मदद करता है। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस। जल्दी सोच के जवाब दीजिए एबीसी में। ये जवाब आपका पहले हम देखेंगे, फिर हम बताएंगे। सी 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 सी, वेरी गुड, वेरी गुड। ओह, आज अगर नेटवर्क बढ़िया रहता तो मजा आ जाता। चलिए, कंडक्टिविटी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर देते जाइए, दुनिया जो भी करे, लेकिन हम लोगों को टिके रहना है, टिके रहना है। ठीक ठीक ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। 22, 23, प्रतिरोध का सूत्र है। प्रतिरोध का सूत्र इनमें से क्या है? तो थोड़ा सा हम इसको लिख देते हैं ऐसे, एन स्क्वायर बाय एम इंटू टाउ एल बाय ए। ठीक, और इसको लिख देते हैं एम बाय एन स्क्वायर टाउ एल बाय ए। अब देख लीजिए भाई, ये तो आसान है, ये दोनों में कंफ्यूज कर सकते थे, इसलिए हम दोनों लिख दिए। अब आप जल्दी से बता दीजिए कौन सा सही है। फास्ट बता दीजिए मेरे शेरों, फास्ट बता दीजिए। वेरी गुड, आंसर दीजिए जल्दी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर होगा सोना बाबू सी। देखिए, एम बाय एन स्क्वायर टॉ एल बाय ए, ये रो है, ये रो है, रो एल बाय ए प्रतिरोध का सूत्र। ये नहीं हुआ, ये गलत हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। चालकत्व का सूत्र, चालकत्व है, ठीक है, चालकत्व। कंडक्टेंस इंग्लिश में देख लीजिएगा, इसमें कभी कभी ना, कभी कभी इसका इंग्लिश हिंदी में कंफ्यूजन कर देता है, तो इसको क्या देख लीजिएगा इंग्लिश में, चालकत्व, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का क्या होगा? रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा, रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा। तो एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम इंटू ए बाय एल। बात समझ गए? ए बाय एल, ठीक। तो यही ये होगा, अब ये जहां लिखा हुआ है यही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालकत्व और चालकता के बीच संबंध। देखिए, जनरली लोग संबंध बताएंगे क्या? आर बराबर रो एल बाय ए, ठीक है। ये हुआ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी।
अगर यही कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बीच होगा तो देखिए आर के जगह पे जी हो जाएगा, रो के जगह पे सिग्मा हो जाएगा, ए बाय एल हो जाएगा। जानते हैं ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूर्वक देखना होगा, ठीक है। तो आर पलट गया, पूरा चीज पलट गया। देखो इसको 1 बाय आर बराबर नहीं लिख सकते हैं, 1 बाय रो ए बाय एल, समझो सोना बाबू। अब देखो ये 1 बाय आर हो गया जी, और ये हो गया सिग्मा, और ये हो गया ए बाय एल। तो जी बराबर सिग्मा ए बाय एल, जी बराबर सिग्मा ए बाय एल। चालकता और प्रतिरोधकता संबंधित हैं कैसे? अभी तुरंत बताए कि रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? सिग्मा। रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? सिग्मा। चालकता और प्रतिरोधकता संबंधित हैं, एकदम जस्ट उल्टा, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देखना है, 1 घंटा 5-7 मिनट के अंदर हो जाएगा। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? अब देखिए ये कितना खतरनाक है। बच्चा सही जैसे ही सुनेगा बोला ओम, अरे ओम तो है ही नहीं, अब ओम भूर्भुवः स्वः हो गया, ओम तो मिला ही नहीं। तो देखो बाबू V बराबर होता है आई आर, आर बराबर होगा V बाय आई, V को लिखेंगे वोल्ट, आई को लिखेंगे एम्पियर, आंसर होगा वोल्ट पर एम्पियर। बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन इजी ही पूछे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो आंसर होगा ओम मीटर। रजिस्टिविटी आर बराबर रो एल बाय ए, तो रो बराबर होगा आर ए बाय एल, आर का ओम, ए का मीटर स्क्वायर, अब बाय मीटर, मीटर मीटर कैंसल, ओम मीटर। चलिए नेक्स्ट, सीमेंस क्या है? सीमेंस इक्विवेलेंट टू, साइमन भी बोल सकते हैं, ठीक है, फिजिक्स का है ये, ठीक। सीमेंस इज इक्विवेलेंट टू किसके बराबर है? तो देखिए ये घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया है। अगर पूछता कि सीमेंस किसका है तो आप बोल सकते थे कंडक्टेंस, या अगर कंडक्टेंस का क्या है तो आप बोल सकते थे सीमेंस। ये बोल रहा है सीमेंस इक्विवेलेंट किसके है, जिसमें फंसने का बहुत ऐसे क्वेश्चन में चांस रहता है। इसका आंसर होगा ओम इनवर्स। ये कंडक्टेंस का है, रेजिस्टेंस का उल्टा, ओम इनवर्स को ही नाम दिया गया सीमेंस। प्रतिरोध का बीमीय सूत्र क्या है? ठीक है, तो V बराबर आप जानते हो आई आर, तो R बराबर हो जाएगा V बाय आई। अब V का जानते हो तो V बटे आई कर दो, ठीक है। सर हम V का भी नहीं जानते हैं, तो V बराबर होता है W बाय Q। तो सर हम तो W का भी नहीं जानते हैं, तो W बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सर हम तो फोर्स का भी नहीं जानते हैं, तो फोर्स बराबर होता है ma। सर हम तो A का भी नहीं जानते हैं, तो A बराबर होता है वेलोसिटी बटे टाइम। सर हम तो वेलोसिटी का भी नहीं जानते हैं, वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब तो जानते हो L बाई टी, एल टी माइनस 1, पूरा तो डायमेंशनल ही पढ़ा दिए हम तुमको, एल टी माइनस 1 V का। अब यहां पुट करोगे उसको तो बन जाएगा एल टी माइनस 2, यहां पुट करोगे तो बन जाएगा MLT माइनस 2, यहां पुट करोगे तो बन जाएगा ML2T माइनस 2, यहां पुट करोगे तो ML2T माइनस 2 बाय 80, तो बन जाएगा ML2T माइनस 3 A माइनस 1। यहां पुट कर दोगे तो बन जाएगा ML2T माइनस 3 A माइनस 1 बाय A, तो बन जाएगा ML2T माइनस 3 A माइनस 2, ML2T माइनस 3 A या I माइनस 2। देखो ये चीज एक बार ये बेसिक सीख जाता है ना आदमी, फिर जीवन भर उसको पता रहता है। प्रतिरोधकता का भी में सूत्र अब आ गया। अब उसमें क्या कीजिए, तो L से गुना कर दीजिए, उसमें क्या कर दीजिए, L से गुना कर दीजिए। बोलो सोना बाबू क्या कर दीजिए, L से गुना कर दीजिए। हम लोग 32 मिनट का क्लास कर चुके हैं, 31 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। अब हम लोग देखिए, जबकि 5 मिनट शुरू में बर्बाद भी हुआ है, ठीक है। प्रतिरोधकता का बीमीय सूत्र क्या है, उसमें L से गुना कर दीजिए, पिछला वाला जो था ना उसमें L से गुना कर दीजिए, तो क्या आया था ML2T माइनस 3 ML3 कर दीजिए इसको, ML3T माइनस 3 I माइनस 2, ये वाला हो जाए। क्योंकि अभी तुरंत पढ़े प्रतिरोधकता के लिए ओम मीटर, इसके लिए अभी तुरंत लिखे ML2T माइनस 3 I माइनस 2, अब और एगो L से गुना हो गया तो ML3। ठीक, आशा करते हैं समझ में आ गया।
इकाई आरोपित विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न अनुगमन वेग के रूप में परिभाषित किया गया है किसको? परिभाषा आपके सामने लिख दिया गया है, ठीक है। आपको इसका आंसर देना, इकाई विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न अनुगमन वेग। क्या धारा घनत्व होगा? नो सर। मोबिलिटी होगा? यस सर, हो सकता है, क्योंकि हम पढ़ते थे सर म्यू बराबर VD बाय ई। यस सर, तो VD यानी अनुगमन वेग, E अच्छा इकाई, आहा ये तो हो गया मोबिलिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा प्रति इकाई लंबवत अनुप्रस्थ का क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल। विद्युत धारा प्रति इकाई लंबवत अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र, ये क्या है? J बराबर सोना बाबू I बाय A। यूनिट हो जाएगा इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो यही करंट डेंसिटी। अच्छा थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। J बराबर I बाय A, I बराबर होता है NEAVD, NEAVD बाय A कैंसल, J बराबर हुआ NEVD। एक ये भी फॉर्मूला आ सकता है मार्केट में। अच्छा NEVD के जगह पे EE बाय M इंटू टॉ कर दीजिए, तो NE स्क्वायर बाय M इंटू टॉ इंटू E, इसको कहते हैं सिग्मा। तो J बराबर आ गया सिग्मा E। तो अगर आपका पढ़ा हुआ है, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस है, तो बहुत आसानी से ये सब चीज आप कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा घनत्व देखिए अभी तुरंत जो प्रूफ किए वही चीज आ गया। अगला क्वेश्चन, इसीलिए ना बोलते हैं एक क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए तो अगला क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। J बराबर सिग्मा E, धारा घनत्व और चालकता के बीच संबंध। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? करेंट डेंसिटी रेजिस्टिविटी, कौन सदिश राशि है? एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान पूर्वक आंसर दे लीजिए, फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? क्या धारा है? नो। क्या डेंसिटी है? नो। क्या रेजिस्टिविटी है? नो। कौन है? करेंट डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध और तापमान में परिवर्तन के बीच संबंध क्या याद है? फॉर्मूला याद है? R बराबर R नॉट अल्फा डेल्टा टी, क्या R नॉट बराबर R नॉट 1 प्लस डेल्टा टी, या R बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा, या R बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा? अरे यार ये तो कोई मिलता ही नहीं अभी, जल्दी बताइए कौन सा आंसर होगा ABCD में? जल्दी बताइए ABCD में कौन सा आंसर होगा? ABCD में कौन सा आंसर होगा? ना बाबू, ये आंसर होगा D नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता के उष्मीय, ये देखिए ये R बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, या रो बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, देखिए अब अल्फा का क्या होता है? अल्फा जो होता है वो है डेल्टा R बाय R नॉट डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा R का भी ओम कैंसल, ये कूलम्ब इनवर्स, इसका आंसर होगा कूलम्ब इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान में वृद्धि के साथ अर्धचालकों का प्रतिरोध। हाँ, चालक का प्रतिरोध बढ़ा था, अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिक्रीज, देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट होगा। तापमान में वृद्धि के साथ चालकों का प्रतिरोधकता, चालक का बढ़ेगा और अर्धचालक का घटेगा, तो आंसर होगा इंक्रीजेस। ठीक है, फटाक से, जो क्वेश्चन में समय नहीं लगना चाहिए उसमें फटाक से आंसर दीजिए पढ़ते पढ़ते। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तांबे के एक तार तथा जर्मेनियम के एक तार को कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया है। याद रखिएगा, गर्म नहीं किया है, ठंडा किया है। बहुत बच्चा सोचता है 80 केल्विन, बाबा रे बाबा बहुत गर्म कर दिया होगा। गर्म नहीं किया है, ठंडा किया है। किसको? तांबा के तार और जर्मेनियम को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या होगा? क्या दोनों का प्रतिरोध बढ़ेगा? क्या दोनों का प्रतिरोध घटेगा? कि तांबा का प्रतिरोध बढ़ेगा, जर्मेनियम का घटेगा, और तांबा का घटेगा, जर्मेनियम का बढ़ेगा? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए तांबा है आपका चालक,
ठंडा करने पर प्रतिरोध घटेगा, गर्म करने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। तो तांबा को ठंडा कर रहे हैं तो तांबा का बढ़ता है, नहीं नहीं गलत, तांबा का घटता है। एक जो हो गया, यहां भी ये तांबा का घटता है और दोनों का घटता है, इन दोनों में से कुछ भी सही हो सकता है, लेकिन ठंडा करने से अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है। तो भैया तांबा का घटता है और जर्मेनियम का बढ़ता है, आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जब किसी चालक का तापमान बढ़ाया जाता है उसकी चालकता और प्रतिरोधकता का गुणनफल। ओहो, गजब रे क्वेश्चन, गजब रे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत गजब है। चालकता का तापमान मतलब किसी चालक का तापमान बढ़ाया जाए तो उसकी चालकता और प्रतिरोधकता का गुणनफल क्या होगा? एक चीज बढ़ेगा, एक चीज घटेगा, गुना कर दीजिएगा, कटेगा और ये रिमेन कांस्टेंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे शेरों, एकदम याद रखिएगा। जब टेम्परेचर बढ़ाए प्रतिरोधकता बढ़ गया, चालकता घट गया। अब जब एक चीज बढ़ गया एक चीज घट गया है, गुना कर दीजिएगा। अरे गुना कर देंगे तो क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। 8 है ऐसे, अच्छा छोड़िए, ऐसे 6 है और 4 है। 6 है प्रतिरोधकता और 4 है चालकता। पहले आता था कितना? 24। अब ये बढ़ के हो गया 8, ये घट के हो गया 3, तब भी तो गुना होके कितना रहेगा? 24। समझ रहे हैं? एक ठो बढ़ रहा है, एक ठो घट रहा है। अब इससे ज्यादा क्या समझाएं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रतिरोध का तापमान गुणांक लगभग शून्य होता है? लगभग, जानते हो सोना बाबू? तो ये है मैग्नीन। मैग्नीन का प्रतिरोधकता जो गुणांक होता है वो लगभग, वो बहुत ज्यादा तापमान पर निर्भर नहीं करता है, तो लगभग शून्य। 100% शून्य तो किसी का नहीं होता। कम तापमान पर एक पदार्थ का प्रतिरोधक अचानक शून्य हो जाता है तो वह कहलाता है चालक, अर्धचालक, इंसुलेटर यानी कुचालक या अतिचालक। जब किसी पदार्थ का प्रतिरोध सडनली 0 हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? चालक, अर्धचालक, इंसुलेटर, अतिचालक। क्या कहते हैं? जल्दी बता दो सोना बाबू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर होगा डी, सुपर कंडक्टर, अतिचालक। फ्यूज का तार पदार्थ से बना है जिसमें फ्यूज जो होता है, फ्यूज वाला तार, वायर, तार नहीं वायर, ठीक है। फ्यूज वायर मेड अप ऑफ मटेरियल, उसका क्या होता है? क्या प्रतिरोधकता कम होता है? प्रतिरोधकता असल में बहुत होता है लेकिन गलनांक कम होता है। तो कम प्रतिरोधकता उच्च गलनांक गलत, कम प्रतिरोधकता कम गलनांक गलत, उच्च प्रतिरोधकता उच्च गलनांक गलत, उच्च प्रतिरोधकता कम गलनांक सही। अब ये जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना सोना बाबू, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट रहेगा, ध्यान से पढ़िएगा, बनेगा। नेक्स्ट, एक स्थिर धारा एक चालक के माध्यम से गुजरती है तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो जाता है तो अनुगमन वेग हो जाता है। बाबा देखिए, जैसे कि ये एक चालक है, एक चालक है। अब इसका, इसमें धारा बढ़ रही है, यहां भी आई है, यहां भी आई है, लेकिन यहां ए हो जाता है, यहां a/2 हो जाता है। तो आई, तो देखिए, तो आई बराबर होगा NE/A/VD यहां, और यहां आई बराबर हो जाएगा NE/A/2 VD डैश। समझ में आ रहा है? देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए, करंट सेम है तो एरिया a/2 हो गया। अब हम समझ गए VD डैश। अब ध्यान पूर्वक अगर देखा जाए तो ये दोनों तो सेम है, आई और आई, तो हम लिखेंगे NE/A/VD अब बराबर NE/A/2 VD डैश। NE कैंसल, A कैंसल, ये इधर 2VD बराबर VD डैश। तो जो नया इसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, इसमें वो क्या होगा? डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल। अच्छा क्वेश्चन है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में भी पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन बिहार बोर्ड तो किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। आशा करते हैं हम आपको ये समझाने में कामयाब रहे। नेक्स्ट, कार्बन प्रतिरोधक और कलर कोड में हरे रंग का मान क्या हो? हरे रंग का, अरे कुछ भी पूछ सकता है, रेड पूछ सकता है, ब्लू पूछ सकता है, हरा पूछ सकता है। BB रॉय, BB रॉय
ग्रेट ब्रिटेन। अच्छा चलो 0 1 2 3 4 5 आंसर होगा कितना 5। फटाक से जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। कार्बन प्रतिरोधी में 3 पट्टी नीले, हरे और बैंगनी रंग के हैं, चौथी पट्टी सोना है, तो प्रतिरोध होगा। देखिए नीला, नीला तो देखिए बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, तो नीला हो गया आपका 6 नंबर। ठीक है, नीला हो गया आपका 6 नंबर, हरा हो गया आपका 5 नंबर। अब बैगनी बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, तो 7 नंबर, गुना 10 पर पावर 7। आज सोना है प्लस माइनस 5%, तो 65 गुना 10 पर पावर 7, 65 गुना 10 पर पावर 7 प्लस माइनस 5%। ठीक ठाक क्वेश्चन हुआ। जिस समय बच्चा पढ़ता है उस समय तो ये क्वेश्चन तुरंत बना देगा। 51 52 ओम का नियम मान्य है यदि चालक नियत तापमान पर हो, नियत यांत्रिक संरचना ए और बी दोनों, नियत दबाव। आंसर होगा ए और बी दोनों। ओम के नियम के लिए तापमान भी नियत होना चाहिए, उसका यांत्रिक संरचना भी समान होना चाहिए। कौन से है निम्नलिखित में ओम के नियम के लिए सत्य है? इनमें से कौन से ओम के नियम के लिए सत्य है? आई भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, भी बाय आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, भी प्रोपोर्शनल आई, नॉन ऑफ दीज। इसमें तो हमको लगता है बी और सी दोनों होना चाहिए। नहीं जी, कौन ओम के नियम के लिए सत्य है? हमको लगता है असत्य पूछता ना तब वो होता। इसमें तो बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसमें बी और सी दोनों हो जाएगा सोना बाबू। ठीक, चलिए 53 54 चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से संबंधित है। आर बराबर रो एल बाय ए। देखिए तो इसमें कौन सा सेट कर रहा है? ए करेगा? नहीं करेगा सर। बी करेगा? नहीं करेगा। सी करेगा? यस सी करेगा। ठीक है, थोड़ा आप बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा, आप तैयार रहिएगा मेरे दोस्तों। यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? याद है तार जब खींचते थे तो उसका लंबाई तो डबल हुआ लेकिन एरिया भी आधा हो गया, तो दूनी 4 गुना का फर्क होता था, तो 4 एम्पीयर। ठीक, प्रतिरोधों के श्रृंखला संयोजन में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है? जब सीरीज में रहेगा प्रतिरोध तो क्या समान रहेगा? तो आंसर है करेंट। करेंट समान रहेगा। क्या समान रहेगा? करेंट। प्रतिरोधों के समानांतर संयोजन में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है? तो आंसर होगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सी राशि? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एकदम टॉपिक वाइज धीरे धीरे आ रहा है। 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार का प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मिस्टेक होता है। 1 मीटर लंबा 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाले तार के प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो ई भी सही है, ई भी सही है, तो ई भी सही है। यानी हमको अगर परीक्षा में लिखना होगा तो हम सी देंगे, प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों ए बी। ठीक है, अब समान प्रतिरोध वाले प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में और फिर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम के कुल प्रतिरोध तथा समानांतर क्रम के कुल प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? क्या होगा? ध्यान से सुनिए, जल्दी बताइए। समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में और फिर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम के कुल प्रतिरोध तथा समानांतर क्रम के कुल प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? n प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में तो हो गया nr, और फिर समानांतर क्रम में तो r बाय n, तथा अनुपात तो इसको ऊपर कर दीजिए n स्क्वायर। आंसर हो जाएगा n स्क्वायर। समान लंबाई और 10 ओम के समान प्रतिरोध वाले 4 तार वर्गाकार आकृति में जुड़े हैं। वर्ग के 2 विपरीत कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध। ये देखिए सोना बाबू, ये को वर्ग बना लीजिए। इधर देखिए, इधर देखिए, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम। तो ये दोनों सीरीज हो गया 10 10 20।
सॉरी दोस्त, सॉरी, जब कोई उपाय ही नहीं है, एकदम परेशान हो गए हम। देख लीजिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। समान लंबाई और 10 ओम के समान प्रतिरोध 4, तो ये 10-10 क्या हो गया सीरीज, ये 10-10 भी हो गया सीरीज, तो 10-10 20 और 10-10 20। अब 20 और 20 अगर पैरेलल हो जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा 10। तो इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ, ये बोर्ड लेवल पे आंसर होगा क्या 10, आशा करते हैं। चलिए, यदि प्रतिरोध R का एक तार N बराबर भागों में, कितने भागों में, N बराबर भागों में काटा जाता है और समानांतर संयोजन से जुड़ा होता है, तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए एक तार है, इसका प्रतिरोध है R, इसको N बराबर भागों में काट लीजिए, तो एक का ही प्रतिरोध हो गया R/N, एक का। अब इस सब को पैरेलल कर दीजिए तो और एक बार n से भाग हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा R/N²। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब आपके लिए लाए हैं, ठीक है। अब किस्मत साथ नहीं दे रहा है तो क्या कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा R/N²। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले एक तार है, उस R उसको n टुकड़ा में तोड़ दिए, तो एक का ही हो गया R/N। अब उस सब को पैरेलल कर दिए, पैरेलल करने में फिर n से एक बार भाग लग जाएगा, ठीक है। तो R/N, सर क्यों भाग हो जाएगा, तो देखिए ना 1/R/N, ठीक है, प्लस 1/R/N, इस तरह से करते करते जाइए और बराबर 1/R इक्विवेलेंट। देखिए उल्टेगा तो सेम चीज हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा R/N²। ठीक, 3 ओम और 6 ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधक समानांतर संयोजन में है। यदि 30 एम्पीयर धारा प्रवेश करता है तो 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम और 6 ओम, और धारा इसमें प्रवेश कर रहा है कितना, 30 एम्पीयर। तो कहता है कि 3 ओम से कितना गुजरेगा, आंसर होगा 20 एम्पीयर, और इससे गुजरेगा 10 एम्पीयर। सर आपको ये सब कैसे पता, तो हम लोग पढ़े हैं I1 बराबर IR2/R1 प्लस R2, ई डिवीजन ऑफ करंट, ठीक है। और भी कोई तरीका है सर, यस और भी तरीका है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो इधर देखिए I 30 गुना R2 6/R1 प्लस R2, इसके लिए निकालना है, इसके लिए निकालेंगे तो R2 से गुना होगा, इसके लिए निकालेंगे तो R1 से, 6 3 9, ठीक है। 2 बार में 3 बार में 10 दूनी 20, आंसर होगा 20 एम्पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी अनादर्श सेल के विद्युत वाहक बल और विभवांतर दोनों हैं सेम, अलग, कभी कभी बराबर, आंसर होगा कभी कभी बराबर, ठीक है। 2 सेल जिसके विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 तथा E2 है और आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 है, समानांतर क्रम में जुड़े हैं, इस संयोजन का समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा। ये याद रखिएगा, ये E1 R2 कोना कोनी गुना होता है, E1 R2 होगा, E2 R1/R1 प्लस R2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, देखो I²R यही है, इसको V²/R भी लिखा जा सकता है। V पावर बराबर होता है V इंटू आई, V बराबर I बराबर V/R, V इंटू V/R, V²/R। किलोवाट घंटा मात्रक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चा फंस जाता है। किलोवाट जो है ना वो शक्ति का मात्रक है, उसमें घंटा से गुना हो गया तो शक्ति में अगर समय से गुना हो जाए तो वो ऊर्जा बन जाता है, तो ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो जाए। 25 वाट 220 वोल्ट और 100 वाट 2 बल्ब में प्रतिरोध ज्यादा किसका होगा, तो देखिए P बराबर होता है V²/R बराबर होगा V²/P, तो जिसका पावर अधिक होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, तो इसका कम होगा, तो अधिक पूछता है, अधिक होगा 25 वाट वाले। किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है आवेश के संरक्षण के सिद्धांत, जितना आवेश आएगा उतना आवेश जाएगा। किरचॉफ का लूप नियम पालन करता है ऊर्जा संरक्षणता का सिद्धांत, ठीक है।
चलिए, किसी परिपथ के प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा होता है I² RT। ठीक, आसान क्वेश्चन है इसीलिए। अब देखिए, किसी धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए शंट को गैल्वेनोमीटर के साथ किस प्रकार जोड़ा जाता है? अमीटर बनाने के लिए शंट कम प्रतिरोध का होगा और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल जोड़ा जाएगा, पैरेलल। किसी धारामापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतिरोधक का प्रतिरोध कैसा होता है? जब हम गैल्वेनोमीटर से हम लोग वोल्ट मीटर बनाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए क्या होता है? लार्ज, अधिक, ठीक है, बड़ा प्रतिरोधक। किसी अमीटर में गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध Rg तथा शंट का प्रतिरोध Rs है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। जल्दी से 1 मिनट में बता देते हैं सोना बाबू, मतलब कंफ्यूजन ना रहे इसलिए। ये देखिए, ये है गैल्वेनोमीटर और ये है हमारा Rs और ये है Rg और करंट जा रहा है I, हम देख रहे हैं Ig, ठीक है। तो हम जानते हैं Ig बराबर हो जाएगा IRs बाय Rg प्लस Rs। तो हमको क्या चाहिए? हमको तो I चाहिए। I बराबर हो जाएगा Ig इंटू Rg प्लस Rs बाय Rs। इसी को कहा जाता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो हम तुरंत निकाल लेते हैं Rg प्लस Rs बाय Rs, Rg प्लस Rs बाय Rs। मिस्टेक ना हो इसलिए निकाल दिए। 4 वाट और 60 वाट के 2 बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। यह भी एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। हम सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको एक बार और हम फिर बताएंगे किसी दिन, क्योंकि अभी डेटा का भी बहुत भयानक इशू चल रहा है। लेकिन इसका किसी बुक में आंसर रहेगा 100 वाट, किसी बुक में रहेगा 24 वाट। असल में दोनों सत्य है, क्वेश्चन में कमी है। क्वेश्चन क्या कहता है? कांस्टेंट वोल्टेज पे कहेगा कि कांस्टेंट करंट पे कहेगा? कांस्टेंट करंट पे कहेगा तो वो सही होगा, कांस्टेंट वोल्टेज पे कहेगा तो ये सही होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन को भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसको अभी हम ये मानते हैं ये दोनों सही है। ये फॉर कांस्टेंट वोल्टेज है, वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज पे, और ये कांस्टेंट कहता है कि 40 वाट और 60 वाट 2 बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी। अब देखिए, बोल दिया कि जोड़िए, जोड़ दिए तो भैया क्या वोल्टेज सेम है, ठीक है, कि करंट सेम है? क्या सेम है बताइए। तो इसका आंसर दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी असमान अनुप्रस्थ काट वाले चालक में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो लंबाई के अनुदिश कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होगी? चलिए, ठीक, बहुत आज परेशानी हुई, लेकिन बच्चों ने, हम बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं अगले क्लास में जुड़िए, क्योंकि ये परेशानी हमको नहीं लगता है बहुत चीज, मतलब देखिए कितना चीज सोच के किए थे कि नहीं, पहले से 2 बार डेटा चेक किए, सब कुछ ठीक था, लेकिन पता नहीं क्या रीजन है कि पिछले कुछ दिनों से शाम में एयरटेल एकदम बर्बाद कर देता है एकदम। किसी असमान अनुप्रस्थ काट वाले चालक में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो लंबाई के अनुदिश कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? करंट तो परिवर्तित नहीं होगी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी। असमान है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सिर्फ आंसर होगा, सिर्फ करंट ही है जो परिवर्तित नहीं होगी, ठीक है। इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑप्शन रहता सिर्फ तो फिर मानते, लेकिन इसमें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो इन सब में सिर्फ करंट है, साथ में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिएगा तो चलेगा। एक स्थिर धारा एक चालक के माध्यम से गुजरती है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो जाए तो अनुगमन वेग हो। ये क्वेश्चन रिपीट है, डबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, क्या होता है? 0, ठीक, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। विद्युत परिपथ के बंद लूप में कुल विभवांतर होता है 0, किरचॉफ का सेकेंड लॉ। चलिए, लास्ट कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है।
परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। परिपथ का वह गुण, चालक ने किसी परिपथ, तो प्रतिरोध, ठीक है, रेजिस्टेंस। दिखाए गए परिपथ में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ये वाला याद है, ये वाला सिखाया हुआ है। ये असल में व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये असल में व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये असल में ये वाला चीज है। ठीक है, ये वाला चीज है, आर 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 आर, ये गायब हो जाएगा जब रेशियो सेम है। आर आर हुआ 2R और ये भी हुआ 2R। 2R अगर पैरेलल होगा तो उसका आंसर होगा R। तो इसका आंसर देखिए, कोई बच्चा अगर ये नहीं पकड़ पाते हैं तो 2R जब भी देखिए 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/2R प्लस 1/2R, कुछ नहीं है। तो लीजिए 2R आपका हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट, 2 कैंसल, R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा R। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं मेरे दोस्तों। दिखाए गए परिपथ में ए तथा, लास्ट क्वेश्चन है, दिखाए गए परिपथ में ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। देखिए सोना बाबू, ये जो भी देखने में लग रहा हो ये तीनों पैरेलल हैं और 3/3 आंसर होगा 1 ओम। 1 ओम, अच्छा यहां RR लिखा हुआ है, चलिए ठीक है, इसका आंसर होगा 1 ओम। ठीक है, अगर यहां R रहता तब यहां आंसर भी होता R/3, वो भी नहीं है। चलिए ठीक है, इसका आंसर होगा 1 ओम। ये तीनों पैरेलल है। आशा करते हैं आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। एकदम एवरेज लेवल के, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर का रिवीजन है। कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत ठीक ठाक थे। ठीक है, चलिए कितना आपका सही हुआ, कैसा रहा, कमेंट में जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। ठीक है, और अब हम लोग कल मिलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के साथ। इसके साथ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के साथ जरूर जुड़िए, पढ़ के आइए, सारा क्वेश्चन सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।